हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने जो है इसके पहले सीडीपी और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, जो कि बच्चों में जो नवजात शिशु में जो जो पाए जाते हैं उस पॉइंट को हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में लेक्चर सुनाता हूं और बताता हूं कि ये प्रश्न कैसे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो दोस्तों, आप पद तालिका प्रत्यावर्तन के बारे में जानेंगे, जो कि मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवजात शिशु के तलवे को जब कोई सुहलाता है या अन्य प्रकार से उत्तेजित करता है तो वो अपने अंगूठे को फैला देता है और अन्य उंगलियों का आकार पंखा कर देता है, जैसे फैलाना। और इस प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक ने पद तालिका प्रत्यावर्तन के नाम से अभिव्यक्त किया। यह सभी सामान्य शिशुओं में पाया जाता है। रिचर्ड्स, जिसको हम रिचर्ड्स बोलते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तथा इरविन, ठीक है, जो इरविन मनोवैज्ञानिक हैं, ने इनमें कई प्रकार के परिवर्तनों को प्रदर्शित किया है। किंतु अधिकांश मनोवैज्ञानिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए बच्चे में अंगूठे प्रसरण के अतिरिक्त और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यही कारण है कि निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि तलवे के सुहलाए जाने पर शिशु में कौन सी प्रतिक्रिया होगी। इस दशा में विभिन्न अवस्था के बच्चों के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि इसका विकास सामान्यीकरण से विशिष्टता की ओर होता है। ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि इस दशा में विभिन्न अवस्था के बच्चों के निरीक्षण से यह स्पष्ट है। नवजात, सीधे प्रश्न आता है कि नवजात शिशु का विकास किस तरफ से किस तरफ होता है। तो प्रश्न में कई प्रकार के आएंगे। ऑप्शन जो कि इसमें लिखा होगा, इसका विकास सामान्यीकरण, जो सामान्यकरण से होता है, से विशिष्टता की ओर होता है। क्योंकि बच्चा पहले सामान्य होता है, फिर विशिष्टता की ओर बढ़ता है। ठीक, दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि आरंभ में यह प्रत्यावर्तन सामान्य स्वरूप का होता है, बाद में उसके विशिष्टता आती है। ठीक, अब देखिए, आरंभ में यह प्रत्यावर्तन सामान्य स्वरूप का होता है, बाद में उसमें विशिष्टता आती है, ये भी क्लियर हुआ। ठीक, इसी तरह फ्लो, प्रत्यावर्तन तथा सहज क्रियाएं भी कालक्रम में उत्पन्न होती हैं, किंतु उन पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक नहीं। ठीक है, नवजात शिशु में उपयुक्त सहज क्रियाएं का ही प्राधान्य है। अब समझ में आया आपको इसमें क्या कहना चाहता है। हम बच्चे का विकास किस तरफ से किस तरफ जानेंगे, तो कैसे, सामान्यकरण से विशिष्टता की ओर होता है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं तीसरा पॉइंट, जो कि शिशु जीवन में सहज क्रियाओं का महत्व। ठीक है, चलिए, इसके बाद भी चौथा पॉइंट भी आएगा, पहले हम तीसरे को देखते हैं। अभी हम ऊपर कह चुके हैं कि शिशु जीवन में सहज क्रियाओं का प्राधान्य और बाहुल्य रहता है। कुछ तो जन्म के समय मौजूद रहते हैं और कुछ बाद में समयानुकूल उपस्थित होती हैं और बाद में विलीन हो जाती हैं। तो कोरोनियस का प्रयोग का इस बात का साक्षी है कि जिन व्यवहारों को बच्चे जन्मोपरांत सीखते हैं, उन्हें जानवर जन्म के पहले ही सहज क्रियाओं में विकास क्रम में सीख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सहज क्रियाएं बच्चों में विभिन्न व्यवहारों को सीखने के लिए आवश्यक है। चलिए,
वाटसन ने भी प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि बच्चे के निरीक्षण, शिक्षण, आदत, संवेग आदि के विकासों में सहज क्रियाओं का प्रमुख हाथ रहता है। इसके अतिरिक्त यह क्रियाएं उनके जीवन के लिए अति उपयोगी हैं। फलक प्रत्यावर्तन के प्रसाद से शिशु अपने को प्रकाश अथवा अंधकार में अवयोजित करने में समर्थ होता है। छींकने से हानिकारक पदार्थ नाक से बाहर निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सहज क्रियाएं जीवन को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इन प्रत्यावर्तनों का महत्व कम नहीं है। हम बच्चों की सहज क्रियाओं को जानते हैं और उन्हीं के आधार पर हम भावी जीवन का निर्माण शिक्षा द्वारा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका महत्व बच्चों के जीवन में अत्यधिक है। ठीक, तो दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है और लेक्चर पसंद आता है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।